हम एक दल के प्रभुत्व का जो अध्याय है उसमें कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रगति के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पूरे वीडियो में ये जाना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी को प्रथम 3 आम चुनाव में अप्रत्याशित सफलता अर्जित की थी और उसके मुकाबले विपक्ष की कोई भी पार्टी कहीं खड़ी दिखाई नहीं देती थी। तो हम देखते हैं कि हमारे भारत में ही कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी नहीं थी जो एक दल के प्रभुत्व के दौर से गुजरी। अगर हम विश्व पटल पर देखें कि बहुत से मुल्क में एक दल का दबदबा रहा, लेकिन भारत में कांग्रेस पार्टी का दबदबा और अन्य देशों में एक दल के दबदबे में देखें तो आपको बहुत बड़ा अंतर यानी कि फर्क नजर आएगा। अगर हम विश्व पटल पर नजर डालें तो हम देखते हैं कि चीन, क्यूबा, सीरिया, यहां पर एक दल का शासन है। यहां पर एक दल का शासन है। अब यहां पर एक दल का शासन है विद्यार्थियों, इसके पीछे कारण जो है वो ये है कि इन देशों के संविधान में एक दलीय शासन व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। इसलिए इन देशों में चीन, क्यूबा और सीरिया में एक दल का दबदबा है, यानी एक दल की क्या है, सरकार है। क्यों है? क्योंकि इन देशों के संविधान में एक दलीय शासन व्यवस्था को स्वीकार किया गया है, यानी कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें किसी एक राजनीतिक पार्टी को शासन करने का अधिकार दिया जाता है, उस व्यवस्था को एक दलीय शासन व्यवस्था कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि चीन, क्यूबा और सीरिया में एक ही पार्टी का शासन क्यों है, क्योंकि वहां एक ही दल को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। इसलिए यहां पर एक दल की क्या है, सरकार है। इसी प्रकार हम देखते हैं म्यांमार, बेलारूस, एरिट्रिया, यहां भी विद्यार्थियों एक दल की ही क्या है, सरकार है। क्योंकि यहां पर जो दल सत्तारूढ़ हो गया उस दल ने कानूनी व सैनिक सहायता से यानी कि कानूनी व सेना की सहायता से अपने एक दल का प्रभुत्व बनाए रखा। अपने एक दल का प्रभुत्व बनाए रखा। इन्होंने क्या सोचा कि अब हम सत्ता में आ गए, अब सत्ता से कहीं जनता हमें हटा न दे, इसलिए इन्होंने उस देश के कानून में, संविधान में बदलाव किया। साथ साथ में सेना जो है उसकी सहायता से अपने अस्तित्व को बनाए रखा। आपने देखा होगा कि म्यांमार में एक लोकतांत्रिक नेता आंग सान सू की ने बहुत बड़ा संघर्ष किया था और उनके संघर्ष के बलबूते पर म्यांमार में कुछ समय के लिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लागू हुई, लेकिन कुछ समय बाद ही पुनः सेना ने उनको पद से हटा दिया और वापस वही सैन्य शासन स्थापित कर दिया। इसी प्रकार हम देखते हैं मैक्सिको, दक्षिण कोरिया,
में भी एक दल का दबदबा पिछले कुछ दौर तक जारी रहा था। इन देशों में भी एक दल का दबदबा क्या रहा, जारी रहा। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो देश है इनमें एक दलीय शासन व्यवस्था बनी रही, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, इन दलों के इन देशों में एक दलीय प्रभुत्व में और हमारे भारत में एक दल के प्रभुत्व में दिन रात का अंतर है। भारत में एक दल का जो प्रभुत्व था वह बहुदलीय शासन व्यवस्था होते हुए भी, कौन सी, बहुदलीय शासन व्यवस्था होते हुए भी यहाँ पर एक दल का क्या रहा, प्रभुत्व रहा। और यहाँ का जो प्रभुत्व था वह लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित था। किस पर आधारित था? लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित था। अर्थात यहाँ पर जो कांग्रेस का प्रभुत्व रहा वो जनता ने सर्वसम्मति से उन्हें चुनावों में विजयश्री दिलाकर दिलाई तथा विपक्ष ने भी स्वतंत्र रूप से चुनाव में भाग लिया। क्या किया? चुनाव में भाग लिया। चुनाव निष्पक्ष हुए और उन चुनाव में विपक्ष ने माना कि नहीं, ये जो एकदलीय प्रभुत्व है वह लोकतांत्रिक आधार पर आधारित है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत में कांग्रेस पार्टी की जो प्रभुत्व की प्रवृत्ति थी वो लोकतांत्रिक प्रकृति थी। अब देखिए बालकों, यहाँ शब्द आया है बहुदलीय। मैंने यहाँ आपको एक दल की परिभाषा बता दी। बहुदलीय शासन व्यवस्था में क्या होता है कि संविधान में बहुत सी पार्टियों को मान्यता दी जाती है। सभी पार्टियां स्वतंत्र रूप से अपना चुनाव लड़ सकती हैं, भाग ले सकती हैं, जनता उन्हें चुन सकती है। इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था होती है उसे बहुदलीय शासन व्यवस्था कहते हैं। अर्थात ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संविधान बहुत से दलों को स्वीकार करता है, यानी कि संविधान में मान्यता देता है, उसे बहुदलीय शासन व्यवस्था कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी की अपूर्व सफलता, अप्रत्याशित सफलता के क्या कारण थे? तो अपन देखते हैं कांग्रेस पार्टी की सफलता के कारण, यानी कि कांग्रेस पार्टी है, इसको इतनी अप्रत्याशित सफलता क्यों मिली? तो बालकों, इसका जो पहला जो कारण है वो ये कारण है कि यह राष्ट्रीय आंदोलन की पार्टी थी। यानी कि हमारी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, ये देश की स्वतंत्रता से पूर्व ही, देश की स्वतंत्रता से पूर्व ही आजादी के संग्राम में से जुड़ी हुई पार्टी थी। इसलिए इस पार्टी की छवि राष्ट्रीय पार्टी के रूप में थी और इस पार्टी को जनमानस में एक विश्वास प्राप्त था। पहला कारण तो ये है। दूसरा देखें, इसका जो कारण है वो है कि अधिकांश उम्मीदवार राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े नेता थे। दूसरा, अब देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी को इतनी ज्यादा विजयश्री क्यों हासिल हुई? क्योंकि इस पार्टी के जो अधिकांश उम्मीदवार थे, चुनाव प्रत्याशी थे, वह
राष्ट्रीय आंदोलन में, देश की स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाने वाले व्यक्ति थे। अब वही व्यक्ति क्या हो गए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या हो गए, उम्मीदवार हो गए। वो क्या हो गए, उम्मीदवार हो गए। अब क्योंकि वो आंदोलन से जुड़े हुए नेता थे तो जनमानस में उनकी छवि बहुत अच्छी थी, लोकप्रिय व्यक्ति के रूप में थी, इसलिए वह उम्मीदवार चुने गए। तीसरा अपन देखते हैं, कांग्रेस पार्टी की जड़ें स्वाधीनता से जुड़ी हुई थी, यानी कि इसकी जड़ें बहुत पूर्व स्वाधीनता के आंदोलन से क्या थी, जुड़ी हुई थी। चौथा कारण अपन देखते हैं, वो ये है, यह एक सुसंगठित दल था। चौथा कारण क्या है कि यह एक सुसंगठित दल था, यानी कि कांग्रेस पार्टी एक पूर्णतः गठित दल था और बाकी अन्य पार्टियां जिनका निर्माण या तो स्वतंत्रता से ठीक पूर्व हुआ या फिर अपन यूं कहें कि स्वतंत्रता के बाद हुआ, यानी कि वो पार्टियां अपनी रूपरेखा बनाने की सोच रही होती थी। उस समय तक तो ये पार्टी है वह अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर चुकी होती थी, यानी उनकी तो तब तक चुनाव को लेकर कोई रूपरेखा ही तैयार नहीं होती थी, तब तक तो ये सक्रिय हो जाती थी, इसलिए इसको सफलता मिली। पांचवा जो कारण है इसका स्थानीय जुड़ाव, स्थानीय जुड़ाव, यानी कि हम देखें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जो नेटवर्क है वह शहरों से लेकर गांव तक, गांव से लेकर गली तक, गली से लेकर घर तक सभी लोगों से पूर्णतः क्या था, जुड़ाव था। पूर्णतः क्या था, जुड़ाव था, यानी इसका नेटवर्क स्थानीय स्तर से ऊपर तक था, यानी सभी लोगों की ये चिर परिचित समझी हुई पार्टी थी। और जब जुड़ाव एक पूरे स्थानीय स्तर तक होता है उसकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। छठा कारण, सभी को एक साथ समेटकर मेलजोल से आगे बढ़ने की प्रवृत्ति, यानी कि कांग्रेस पार्टी उस समय एकमात्र ऐसी पार्टी थी जो सभी विचारधाराओं को एक साथ समेटकर आपस में सामंजस्य बैठाकर मेलजोल कर आगे बढ़ने की नीति पर कार्य कर रही थी। इस कारण बालकों कांग्रेस को भारत में अप्रत्याशित सफलता मिली। तो ये थे कांग्रेस पार्टी के अप्रत्याशित सफलता के कारण। तो ये कारण आप अगर बाय द वे आपको परीक्षा में पूछा जाए कि कांग्रेस पार्टी की सफलता के क्या प्रमुख कारण थे, तो बालकों आप ये 6 कारण जो मैंने आपको बताए हैं ये लिख देंगे और ये शॉर्ट रूप में पॉइंटों में बनाकर आपको बताए हुए हैं। तो ये थी हमारी जो राष्ट्रीय कांग्रेस की सफलता के कारण और ये कांग्रेस की प्रभुत्व की प्रगति। अगर छोटा क्वेश्चन आए जिसमें आपको पूछा जाए कि कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रगति कैसे थी, तो आप बताओगे लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित, यानी लोकतंत्र पर आधारित प्रवृत्ति थी। अन्य देशों में अपन देखते हैं दबदबा जो रहा उसके पीछे कई कारण थे। अब हम बात करते हैं हमारी जो कांग्रेस पार्टी है, हमारी जो कांग्रेस पार्टी है उस कांग्रेस पार्टी
किस प्रकार से थी? तो कांग्रेस पार्टी एक अपन देखें सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन थी। क्या थी? सामाजिक विचारधारात्मक गठबंधन। अब आप सोच रहे हो कि सर ये क्या बता रहे हैं? सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन। जैसे कि नाम से ही आपको पता चलता है सामाजिक और विचारधारात्मक, यानी कि अलग अलग विचारों को लेकर, अलग अलग विचारों को लेकर जो पार्टी एक साथ चले उसे क्या कहेंगे? विचारधारात्मक गठबंधन। सामाजिक मतलब अलग अलग सामाजिक तबके को लेकर साथ में चले उसे अपन क्या कहेंगे? सामाजिक। तो अपन बात करते हैं कांग्रेस एक सामाजिक व विचारात्मक गठबंधन के रूप में। सामाजिक एवं विचारात्मक गठबंधन के रूप में। पहले मैं बात करता हूं सामाजिक गठबंधन कैसे था। सामाजिक गठबंधन कैसे था? सामाजिक गठबंधन। तो सामाजिक गठबंधन के रूप में देखें तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता होगा कि 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। प्रारंभ में ये जो पार्टी थी इसमें देखें तो अंग्रेजी का उच्च वर्ग, शिक्षित, शहरी व उच्च मध्यम वर्गीय युवा इस पार्टी के सदस्य हुआ करते थे। यानी कि प्रारंभ में ये जो पार्टी थी 1885 में इसका गठन हुआ था। उस समय इस पार्टी में जो कार्यकर्ता सदस्य थे वह अधिकांशतः शहरी लोग थे, अंग्रेजीदा यानी कि अंग्रेजी के नुमाइंदे थे, उच्च वर्ग के शिक्षित लोग थे, उच्च मध्य वर्गीय थे। यानी ये पार्टी क्यों कहें कि धनाढ़ लोगों की पार्टी मानी गई थी। लेकिन आपको पता होगा कि अपने 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। तो भारत आने के बाद में अपन देखते हैं कि उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। तो यूं कहें अपन मुख्य रूप से कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अब उच्च शिक्षित वर्गों की पार्टी ही न रहकर इस पार्टी में हम देखते हैं तो संपूर्ण भारत का क्या होता है? जुड़ाव होता है। इसमें हम देखें तो इसमें मजदूर भी हैं तो मालिक भी, व्यापारी भी हैं तो किसान भी, शहरी हैं तो ग्रामीण लोग भी हैं, शिक्षित हैं तो अनपढ़ भी इसमें क्या हुए? शामिल हुए। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद इस पार्टी में सभी विचारधारात्मक, सभी धर्मों के लोगों ने एक साथ मिलकर इस पार्टी में भाग लिया। यानी कि इस पार्टी की जड़ें
शहरों से लेकर गांवों तक, गांव गलियों तक इसका क्या हो गया, रुझान हो गया। इस प्रकार ये पार्टी क्या थी, सामाजिक गठबंधन थी। अब देखें विचारात्मक गठबंधन के रूप में, विचारात्मक गठबंधन। पहली बात को हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में सभी विचारधाराओं के लोग साथ में थे। सभी विचारधाराओं को पार्टी में शामिल किया गया था। यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व, क्योंकि स्वतंत्रता के कुछ समय बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल तक इस पार्टी में सभी विचारों के लोगों को शामिल कर एक साथ मेल जोल, आपसी समन्वय के साथ आगे बढ़ने का क्या था, मादा था, और ये पार्टी आगे बढ़ी। इस पार्टी में हम देखें तो इस पार्टी में आपको गर्मपंथी, नरमपंथी भी थे, गर्मपंथी भी थे तो नरमपंथी भी थे। दक्षिणपंथी, दक्षिण पंथी थे तो वामपंथी भी थे, यानी वामपंथी भी थे। गर्मपंथी भी थे तो नरमपंथी लोग भी थे, दक्षिणपंथी थे तो वामपंथी भी थे। स्वतंत्र विचारधारा के भी लोग थे, यानी कि इस पार्टी में रेडियल भी थे तो अपने कम्युनिस्ट भी थे, क्या थे, कम्युनिस्ट भी थे। यानी सभी विचारधारा के लोग इसके अंदर शामिल थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एक सामाजिक व विचारधात्मक गठबंधन होने के कारण सभी विचारों के लोगों को इस पार्टी में क्या मिला, स्थान मिला। इसलिए ये पार्टी भारतीय पटल पर एक लंबे समय तक छाई रही और वर्तमान में भी ये पार्टी अपने विकास की ओर बढ़ने का प्रयास कर रही है। तो ये था हमारी कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व का प्रगति और दौर। बाकी बातें अगले वीडियो में